सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरी जंग। इस मरतबा भी आपको ऐसा लग रहा होगा मोन्टाज देख के कि पहले मैं धरने की बात करूंगा, आज़ादी मार्च की बात करूंगा। वो बात बिल्कुल करनी है, वो बात मेरा एजेंडा है, लेकिन पहले नहीं। उससे पहले आज मैं एक ऐसी बात करूंगा जो इस मौके की है नहीं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरा प्रोग्राम हफ्ते में 2 रोज़ है, तो मुझे बहुत सारी चीज़ों को कवर करना पड़ता है। एक और ट्रेन हादसे ने हमारी दहलीज़ पर अनफॉर्चुनेटली दस्तक दी। कुछ और अमवात का मुँह इस कौम को, इस मुल्क को देखना पड़ा। लियाकतपुर एक मकाम है जिस पर ट्रेन में बदतरीन आतिशज़दगी हुई है। 70 से ज़ायद अफराद बताया गया है कि राही मुल्क अदम हुए, मुतअद्दिद के ज़ख्मी होने की इत्तलात है। ताहम इकबाल बुलंद हो मेरे शेख रशीद का कि अब तक कुर्सी पर बरकरार हैं। फ़ौरन मौसूफ को इल्हाम हुआ और उन्होंने मलबा मुसाफिरों पर गिराकर जान छुड़ा ली। पूछना ये था कि उससे अगले रोज़ जो कुछ हुआ है, एक और ट्रेन में जो है वो शॉर्ट सर्किट की इत्तलात थी, वो भी किसी मुसाफिर की वजह से हुआ था। तब्दीली वाले वज़ीर आज़म ने बहरहाल अपने होने का सबूत देते हुए शेख रशीद से ही रिपोर्ट तलब कर ली। गोया इससे पहले की जितनी रिपोर्टें थीं वो सब किसी और ने दी थीं। आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं शेख रशीद के खिलाफ कोई महाज बना रहा हूँ। मेरा कोई पर्सनल एजेंडा नहीं है। कुछ खबरें मौजूद हैं, आपकी खिदमत में गोशगुजार करता हूँ, उसके बाद फैसला आप पर। शेख रशीद के ओहदा संभालने के बाद 7 बड़े रेलवे हादसा। दूसरी खबर बता रही है एक साल में ट्रेनों के छोटे बड़े 100 से जायद, जी दोबारा पढ़ता हूँ, एक साल में ट्रेनों के छोटे बड़े 100 से जायद हादसा, सैकड़ों मुसाफिर जाम हक और जख्मी, 74 बड़े हादसात में रेलवे का करोड़ों का नुकसान। शेख रशीद मौसूफ का फरमाना है कि सबसे कम हादसे मेरे दौर में हुए। गोया ये सैकड़ों करोड़ों रुपए और सैकड़ों अफराद की जानों का ज़िया बेमानी ठहरा, बेमतलब। वज़ीर आज़म ने दोस्त अली लगारी को इंक्वायरी अफसर मुकर्रर करके ऐसी दोस्ती निभाई है कि अलमान अल हफीज़। मुझे अपोजिशन पे हंसी आ रही है। बिलावल साहब, दीगर लोग, नून लीग, पता नहीं क्यों वो वज़ीर आज़म से खुश फहमियाँ वाबस्ता की बैठे थे। कह रहे थे कम से कम इंक्वायरी रिपोर्ट आने तक शेख रशीद को सस्पेंड कर दें, शेख रशीद को हटा दें, मुअत्तल कर दें। हुजूर ऐसा हो नहीं सकता। शेख रशीद और फवाद चौधरी के साथ ऐसा हो नहीं सकता। वजह आप जानते हैं कि क्यों। ताहम ये हादसा इतना गैर अहम नहीं है कि इसे हम ऐसे ही नज़रअंदाज करते हैं। इस हादसे के बाद अवामी गैज़ व गज़ब को एक नई जुबान मिल गई है। इंसाफी रहनुमाओं की भरपूर तवाज़ो का सीज़न आ चुका है। फिरदौस शमीम नकवी और हलीम आदिल शेख को अपनी जान छुड़ानी 2 मुख्तलिफ वाक़यात में मुश्किल हो गई है। हलीम आदिल शेख एक मस्जिद में गए थे, फतवे का सिलसिला भी उन्होंने शुरू ही किया था कि पब्लिक ने अपनी चप्पलों की तरफ शुरू किया, और उसके बाद हलीम आदिल शेख को मस्जिद से फ़रार होना पड़ा। फिरदौस शमीम नकवी, अगर मैंने हलीम आदिल शेख कहा है तो माजरत, मुझे तस्वीर हलीम आदिल शेख की नज़र आई। हलीम आदिल शेख साहब भी अपनी छोटी सी नन्ही सी गाड़ी में गए थे, जो मेरे पास तो बहरहाल नहीं है। वहाँ जाकर के उन्होंने अभी मसीहाई के जौहर दिखाने ही थे कि अवाम ने उनको आड़े हाथों लिया। जो कुछ उनके साथ होना था वो उनकी गाड़ी के साथ हुआ। पंजाब के कायम अली शाह, अपने तौर पर वसीम अकरम प्लस, उनको भी गो नियाजी गो के नारों की जद पर रख लिया कुछ दिल जलों ने। हालांकि ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए था, लेकिन कानून कुदरत है, जैसा इंसान बोता है वैसा काट के ही रहता है। इसके बाद मोहतरमा यास्मीन राशिद, उनको भी अवामी गैज़ व गज़ब का सामना करना पड़ा। उनके खिलाफ भी कुछ इस किस्म के नारे लगे, मोहतरमा फरार हो गई। इससे पहले शौकत द ग्रेट यूसुफजई, अवाम के हाथों मुरब्बा बनाने में उनको नाकामी हुई। अवाम को मुहाफिजों ने उनको निकाला और उसके बाद वहाँ से वो चंपत हो गए। ये सारी बातें, ये सारी तमहीद मैं क्यों कर रहा हूँ? ये वो लोग हैं जो अवाम के मसीहा थे और अब अवाम के हाथ बानों तक पहुँच चुके हैं। ज़रा अंदाज़ा लगाइए इस सूरत हाल का जिस वक्त मैं आपसे बैठ के गुफ्तगू कर रहा हूँ। पिछले अदवार में जो इन लोगों के बकौल, मेरे कोई रिश्तेदार नहीं है, ना PTI वाले, ना नून लीग वाले, ना पीपल्स पार्टी वाले,
लेकिन पीटीआई ने हमें यह बताया था कि पिछले वाले और उससे पिछले वाले चोर थे और नून लीग वालों के गिरबान तक हाथ पहुंचे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के। चश्मे ज़दन में देखिए क्या हुआ। माजरत। अपनी असल स्टोरी पर आता हूं। नेक्टा का थ्रेट अलर्ट नजरअंदाज करते हुए आज़ादी मार्च फाइनली अपने मकाम मखसूसा इस्लामाबाद में पहुंच चुका है। इस दौरान माजरत इस दौरान जो कुछ हुआ बहुत अहम था, मिसाली भी। तमाम तज्जिए, सारे अंदाजे रायगा साबित हुए। रास्ते भर ना कोई गमला टूटा, ना कोई फसाद हुआ, ना कोई झगड़ा हुआ, ना कोई झड़प हुई। एम्बुलेंसों तक को रास्ता दिया गया। उसके लिए आज़ादी मार्च के शुरका मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। लेकिन अगर कोई ये सोच रहा है कि मैंने कोई रिश्तेदारी निकाली है, तो ऐसा कुछ नहीं। टेलीविज़न स्क्रीन पर आप देख सकते हैं जो कहा जा रहा है उसका सबूत मौजूद है। इस वक्त ऐसा लग रहा है कि JUI का ये कंटेनर जो है पाकिस्तान की सियासत के लिए, पाकिस्तान के सियासतदानों के लिए एक अपने वजूद को साबित करने की एक बहुत बड़ी वजह बन चुकी है। बादल नखास्ता ही सही, मगर दोनों सियासी जमातें नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त मौजूद हैं, स्टेज डाइस शेयर कर रही हैं। ताहम मौलाना ने अचानक सरप्राइज़ किया है। उन्होंने इमरान खान साहब को पाकिस्तान का गोरबाचोफ करार देते हुए उनसे 2 दिन की मोहलत दी है और उनको अल्टीमेटम दे दिया है कि इस्तीफ़ा दो और घर जाओ। अब जाहिर है कि अगर ये इतना ही आसान होता तो नवाज शरीफ साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया होता। ताहम ऐसा कुछ हुआ नहीं माजी में, तो इस दफ़ा कैसे हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ उन्होंने एक अजीब सी ज़बान इस्तेमाल की। बहरहाल काबिल मज़म्मत है। उन्होंने कहा कि अवामी समंदर वज़ीर आज़म को गिरफ़्तार कर सकता है। मुझे ये देख करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत, तर्ज़ सियासत याद आ रही है। ये वही तर्ज़ गुफ्तगू है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का स्टेज से, कंटेनर से हुआ करता था। अगर इससे अवॉइड किया जाता तो मेरे ख्याल है, मुझे लगता है कि ये बेहतर होता। हुकूमत ने जवाबुल जवाब दायर करते हुए इस बयान के खिलाफ अदालत में जाने का ऐलान किया है। मेरा ख्याल है इस बात पर मज़ीद गुफ्तगू न की जाए, वरना संजीदा मौजू पे हंसी आ जाएगी। वज़ीर आज़म ने मौलाना को एक अवामी इज्तिमा में आड़े हाथ लिया है। उन्होंने कहा है कि जी मौलाना का जो इस्लाम है वो महज एक परमिट की मार है, एक परमिट की मार है, और चाहे कुछ भी हो जाए मगर सब लोग जेल चले जाएंगे। मौलाना सबसे पहले मैं मौलाना को साइड पे करके मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मुखातिब होने का शर्फ हासिल करना चाहूँगा। हुजूर वाला सब कुछ कीजिएगा। आपने वज़ारत दाखिला को तैयार रहने का हुक्म दिया है, सब कुछ कीजिएगा, फ़ैसला ख़ुद कीजिएगा। हुजूर वाला फवाद चौधरी से ज़रा बच के रहिएगा। ये पहली मरतबा नहीं कि वो किसी के वज़ीर हैं, ये पहली मरतबा नहीं कि वो किसी को अपनी वफ़ाओं का यकीन दिला रहे हैं। मामलात हैं, ज़रा गड़बड़ेशन है, थोड़ा सा देख लीजिएगा आप। मैंने पहले भी कहा कि इनकी सस्पेंशन वगैरह भी नहीं हो सकती, इसलिए मेरा ख्याल है हाथ डालने से पहले थोड़ा सा देख लीजिएगा। ताहम इस दौरान में एक बड़ा लतीफ़ा और भी हुआ। वसीम अकरम प्लस ने फरमाया कि जी मुंतखब वज़ीर आज़म से इस्तीफ़े का मुतालबा गैर आईनी है। पूछना ये था कि नवाज़ शरीफ को क्या रॉ ने मुसल्लत किया था? नवाज़ शरीफ भी तो इलेक्टेड था, हालांकि वो मेरे मामू के लड़के नहीं हैं, आप उनके साथ जो चाहे कर दें सानू की, लेकिन फिर भी ऐसे ही एक सवाल जहन में आया है। इस दौरान में ये देख करके कि क्रिकेटर मुल्क का वज़ीर आज़म बन गया, शाहिद आफरीदी को भी खूब सूझी। उन्होंने अपनी दिहाड़ी लगाने का सिलसिला शुरू किया। फरमा रहे हैं कि मैं मुल्क के वज़ीर आज़म बनना चाहता हूँ। वज़ीर आज़म बनने की हसरत का उन्होंने इज़हार किया। अब ये सुनकर, ये सोच कर ही चीखें निकल गई कि एक और वज़ीर आज़म, एक और क्रिकेटर वज़ीर आज़म, पहले क्या कुछ कम हुआ है? इसी किस्म के कुछ मौज़ूआत पर गुफ्तगू के लिए आज मेरे साथ मौजूद हैं जनाब सिद्दीकुल फारूक साहब, ताल्लुक़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से। मोहतरम अख़ुंज़ादा चट्टान साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तर्जुमानी के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, पहली मरतबा बोल पर मेरे शो में शरीक हो रहे हैं सर। साथ ही साथ नासिर द ग्रेट खान मूसा ज़ई साहब आज मेरे साथ मौजूद होंगे पेशावर में। मैं तीनों मुअज़्ज़िज़ीन को मशकूर हूँ उनका कि उन्होंने एक मरतबा फिर अपना वक्त बर्बाद करते हुए मेरे प्रोग्राम में शिरकत की ज़हमत उठा रखी। सबसे पहले मैं जाऊँगा नासिर खान मूसा ज़ई साहब के पास, जिनकी मुस्कुराहट कुछ गहरी हो रही है और मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं नहीं हूँ। अपने वजूद को साबित करने के लिए मैं जाता हूँ नासिर खान मूसा ज़ई साहब के पास। नासिर खान मूसा ज़ई साहब, सर कैसे मिजाज हैं? अल्लाह का फजल।
अच्छा, अल्लाह का फजल तो हो गया, लेकिन ये मौलाना फजल जो पहुंच गए इस्लामाबाद में, इसके बाद ये अल्लाह का फजल कितने दिन बाकी रहेगा, ज़रा कुछ ये बताइए। और उसके बाद ये आपने जिस किस्म की ज़ुबान इस्तेमाल की थी मुंतखब वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़, अब कमो बेश उस किस्म की ज़ुबान, हालांकि मैं उसकी पहले ही मजम्मत कर चुका हूँ। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि जी अवामी समंदर और वज़ीर आज़म की गिरफ्तारी वगैरह, तो कैसा लग रहा है कि जब अपना ही बोया हुआ काटने जा रहे हैं? शुक्रिया अरफीन साहब। बेसिकली पहले फजल रहमान साहब की जो किरदार था इस मुल्क में, सियासत में, वो इस्लाम का ठेकेदार बना फिर रहा था, लेकिन अब उनका जो शक्ल सामने आ गई, मेरे ख्याल में अब वो करप्ट लोगों को वो ठेकेदार बनने जा रहा है। क्योंकि आपने देखा होगा जो कंटेनर पे उनके इर्द गिर्द लोग बैठे हुए हैं या खड़े थे, ये वो लोग हैं जो 70 साल से इस मुल्क के हुक्मरान रहे हैं। और मेरे ख्याल में दाएं बाएं उनके जितने भी लोग थे, उनके अलावा किसी ने भी पाकिस्तान में हुकूमत नहीं की, ये सारे लोग हुकूमतों में रही है। तो फजल रहमान साहब को चाहिए था कि वो कौम को बता देते और जो उनके साथ इर्द गिर्द थे उनको बता देते कि इमरान खान हुकूमत से पहले जो मेरे इर्द गिर्द लोग हैं, इन लोगों के दौर हुकूमत में शहद और दूध की नहरें, इमरान खान हुकूमत जब आई जो एक साल में, तो वो नहरें बंद कर दी आवाम पर, तो तभी अच्छा होता। हुजूर वाला, मैंने आपसे आपका नाम पूछा और आप मुझे मौसम का अहवाल सुनाने लगे। मैंने ये पूछा अपना बोया हुआ काटना कैसा लग रहा है, कल जो आपने किया मुंतखब वज़ीर आज़म के खिलाफ, जो ज़ुबान इस्तेमाल की थी आप लोगों ने, अब आपके मुंतखब वज़ीर आज़म के खिलाफ वही अपोजिशन पार्टियाँ खुसूसन मौलाना फजलुर रहमान इस्तेमाल कर रहे हैं। सर कैसा लग रहा है? मैं दोबारा चौरंगी घुमा करके आपके पास आ रहा हूँ, स्ट्रेट जवाब दीजिए ताकि मैं अगले मेहमान के पास जाऊँ। ठीक ठीक, बिल्कुल 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 बिल्कुल। आरफीन साहब, जो इमरान खान साहब कंटेनर पे खड़े होते थे तो वो इस तरीके से अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर रहे थे कि वो एक मुंतखब वज़ीर आज़म को उन पे आर्टिकल से, मेरे ख्याल में जो अल्फाज वो इस्तेमाल कर रहे हैं फजल रहमान साहब, उन पे आर्टिकल से लगना चाहिए। प्रोग्राम की ड्यूरेशन इजाजत नहीं देती, वरना मैं इमरान खान साहब की अगर साउंड बाइट चला दूं जो उन्होंने कंटेनर पे खड़े होकर कहा था, तो मेरा ख्याल है कि आप अपने अल्फाज वापस भी ले लेंगे और शायद सियासत से रिटायर भी हो जाएं। नहीं, कभी भी उसने वजीर आजम को वजीर आजम हाउस से, जो पाकिस्तान के 22 करोड़ लोगों का एक नुमाइंदा हाउस होता है, एक होता है, वो नुमाइंदगी करते हैं। वजीर आजम कभी भी एक शख्स का नहीं होते जो ये कह रहे कि वजीर आजम हाउस जाकर हम खुद गिरफ्तार कर लेंगे। हमें ये बता दें, हमें उस पर इतराज़ है कि बेशक उसने जो प्राइवेट मलेशिया, पेड मलेशिया अपने साथ लाए हुए हैं, वो स्टेट विद इन स्टेट वो काम करना चाहते हैं। और हमारे जो पाकिस्तान मतलब का जो आप इतने अरसे के बाद मेरे पास आए, पता नहीं क्यों आप मुझे बार-बार फुल टॉस दे रहे हैं। नासिर खान मूसा सही साहब, ये प्राइवेट मलेशिया फजलुर रहमान वाली नाकाबिल कबूल है, MQM वाली चलती है, हालांकि वो नफीस लोग हैं। दूसरा, ये जो आप लोगों ने एक मलेशिया पाली हुई थी, जो मलेशिया की भी नहीं थी, पता नहीं वो क्या था, ये जिसने डंडे उठा रखे थे, डंडों पे कीले वीले लगा रखी थी, पार्लियामेंट पे बाकायदा धावा बोला गया था, उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट पे भी कपड़े वपड़े सुखा रहे थे, पुलिस वालों को मारा भी गया था। आपके धरने में ये सब कुछ जो हुआ, तो वो बगैर किसी मलेशिया के आप लोगों ने अपने तौर पे ये फी सबीलिल्लाह जिहाद समझ करके किया था? देखो, वो कादरी साहब के लोग थे। हमारा धरना जो पीटीआई का धरना था वो अलग थे, वो कादरी हमारी दुरुस्त है सर। थोड़ा सा तवक्कुफ फरमाइएगा, आपने बिल्कुल वजाहत के साथ बयान कर दिया कि आपका उससे कोई लेना देना नहीं। थोड़ा सा तवक्कुफ फरमाइएगा, थोड़ा सा तवक्कुफ फरमाइएगा, मैं देखता हूं, मैं अभी देखते ही रहूंगा, जरा थोड़ा सा तवक्कुफ फरमाइएगा, मैं आपकी तरफ आता हूं। अखूनजादा चट्टान साहब, सर इससे पहले कि मैं आपके पास आऊं और आपका शुक्रिया अदा करूं, जरा डिटेल में आपसे निपटना है, जरा सीट बेल्ट बांधिए। मैं जरा सिद्दीकुल फारूक साहब के पास से हुआ हूं। सिद्दीकुल फारूक साहब, हुजूर वाला साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं, सब कुछ धर्म भरम करने की एक कोशिश क्यों ना समझा जाए। मरियम औरंगजेब साहिबा का वो बयान जिसमें उन्होंने ट्रेन हादसे में शहीद होने वालों से इजहार यकजहती करते हुए और जलसे की मनसूखी का ऐलान कर दिया, और इससे गाड़ी इधर उधर भी हो सकती थी फजलुर रहमान साहब की, क्या कहेंगे हुजूर, क्यों मतलब इस तरह की काम हो रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। पहली बात तो यह है कि हादसा वो बहुत बड़ा था, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने हवाला दिया, और सिर्फ उन्होंने नहीं, एहसन इकबाल साहब ने भी, कि रहबर कमेटी के सब लोगों से बात हुई, और उसमें तीसरी हकीकत ये भी थी कि मौलाना फजलुर रहमान साहब जिस जुलूस की क़यादत करके आ रहे थे, वो
1 नवंबर को ही यहाँ पहुँचा, तो वो जो 31 अक्टूबर का जलसा था वो हो भी नहीं सकता था, और उस पे फिर सब मुतफिक भी थे। कुछ गलतफहमी पैदा हुई, लेकिन जल्द ही वो सही जो हकीकी सूरत हाल थे सामने आ गई है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं थी। दुरुस्त और आज जिस तरह से कि मौलाना फजल रहमान साहब ने भी कहा, और राहबर कमेटी की मीटिंग के बाद अकरम दुर्रानी साहब ने भी कहा, अल्हम्दुलिल्लाह कोई अपोजिशन में कोई इख्तलाफ नहीं है, सब मुतफ़िक़ा तौर पर फैसले कर रहे हैं। और जो मौलाना फजल रहमान साहब ने अपने आज के कंक्लूडिंग जो रिमार्क्स थे, ख़िताब था, उसमें यही कहा सब शुरका को कि हम सब मुतफ़िक़ा फ़ैसले कर रहे हैं, और जो भी फ़ैसला होगा आपने उसे मानना है। तो शुरका ने कहा कि बिल्कुल हम उन्हें मानेंगे। दुरुस्त है। अखुनज़ादा चट्टान साहब के पास से होकर आता हूँ। अखुनज़ादा चट्टान साहब, सर ये मुझे बताइएगा, ये पार्लियामेंट से इज्तिमाई इस्तीफ़ों की तजवीज़ जो है वो रहबर कमेटी की जानिब से पेश की गई है। हुजूर वाला इतनी देर कर दी तुमने आने में, ये काम तो मौलाना फजलुर रहमान ने बहुत पहले कह दिया था, मगर उस वक्त आप लोगों को पता नहीं क्या सूझी थी हरी हरी कि आप लोगों ने उनको बिल्कुल भी घास नहीं डाली। अब अच्छा 1 साल से जायद का अरसा गुजारने के बाद फिर दोबारा बारात वहीं जा करके खड़ी हुई है। सर मतलब इतनी देर में नुकसान तो बहुत हुआ। आसिफ अली जरदारी साहब जेल में चले गए, फरियाल तालपुर साहिबा का नंबर आ गया, अब मेरा ख्याल है कि शायद वज़ीर आला सिंध का नंबर लगना है, मतलब पता नहीं क्यों लग नहीं रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अगर हम 1 साल का टाइम भी नहीं देते मौजूदा हुकूमत को, तो फिर ये कैसे साबित होता कि ये लोगों को 1 अरब नौकरियां नहीं दे सकते हैं? फिर लोगों को कैसे यकीन हो जाता कि ये हमें 50 लाख घर नहीं देते हैं? फिर लोगों को कैसे पता चला कि ये सिलेक्टेड है, ये नालायक है, ये नाकाम है? फिर लोगों को कैसे पता चलता कि ये पेट्रोल को ऐसे हालात में, जो हमें इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल मिल रहे थे, आपको याद है नूरुल आरिफीन साहब, 170-175 फी बैरल डॉलर पे हमें मिल रहे थे, और हम आवाम को दे रहे थे 65-55 पे हम दे रहे थे। वो पेट्रोल आज आ चुके हैं इंटरनेशनल मंडी में 66-67 पे, और ये लोग दे रहे हैं 127-128 पे। फिर लोगों को ये फर्क कैसे महसूस हो जाता? फिर लोगों को कैसे पता चल जाता कि ये तो करप्टों का सरदार है? अभी तो मेरे भाई ने कहा कि करप्ट लोग कैंटीनर पे हैं। आप इमरान नियाज़ी के दाई बाई देख ले तो आपको सारे करप्ट वहां पे नजर आ जाएंगे। मेरा भाई कह रहे हैं कि 70 साल से हुक्मरान, 70 साल से हर डिक्टेटर के साथ हर जमहूरियत में जो लोग रहे हैं वो सारे के सारे आज पीटीआई में हैं, और हम पे तो तनकीद ही नहीं करे। हमारा तो जो फाइनेंस मिनिस्टर था, अगर हमारी पॉलिसी इतनी गलत थी तो फिर क्यों आप लोगों ने फाइनेंस मिनिस्टर लगाया? इसका वजह ये था कि हम बेहतर बंदे को लगाए थे, इसलिए आपने लगाया। आज जो आपका मुशीर इत्तलाआत है वो कौन है? तो एक तो ये बात थी। दूसरी बात ये कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ख्वाहिश है और ख्वाहिश रहेगा, क्योंकि हमारे मंशूर में लिखा है कि इस्लाम हमारा दीन है, तो इसके नीचे लिखा है कि जमहूरियत हमारा सियासत है। हम समझते हैं कि बदतरीन जमहूरियत भी एक डिक्टेटरशिप से, एक टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत से बहुत बेहतर है कि ये तसलसल चले। थोड़ा सा तवक्कुफ फरमाइएगा हुजूर वाला, हालांकि इख्तिलाफ राय की गुंजाइश का हक में। नूरुल आरिफीन साहब, मुझे एक बात को सिर्फ मुकम्मल करने दी। हमने कोशिश किया, तमाम पार्टियों को ले आए, फजल रहमान साहब को, जो लोग नहीं आ रहे थे एनपीयू वालों को, और हमने कह दिया ये सिलेक्टेड हुकूमत को कि आप कदम बढ़ाए, हम आपके साथ हैं। हमने उसको समझा दिया कि जिस मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं है, इस मुल्क में माशी इस्तेहकाम नहीं आ सकता है। हम एक मिसाख करने के लिए सिर्फ ये 1 पॉइंट एजेंडा पे आपके साथ हम तैयार है। उन्होंने हमारे साथ क्या किया? उन्होंने हमें तानी दी, उन्होंने हमें कहा कि आप लोग जाके डी चौक पे बैठ के एहतजाज करें, और साथ ये भी कहा कि अगर आप 10,000 लोग निकाले तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। तो मर्द का जबान होता है, अगर किसी में हया शर्म गैरत है सर, तो आज थोड़ा सा जज्बाती हो गए आप, थोड़ा सा ब्रेक पर पाँव लाखों के लोग मैं जरा आता हूं आप तक। नासिर खान मूसाजई साहब के पास जाना है मुझे, लेकिन उसके लिए लाजिम है कि एक तस्वीर मैंने बतौर ख़ास नजराने के तौर पर ख़ास तौर पर निकलवा के लूप बनवाया है। भाई मेरे वो क्या नाम था उनका,
इमरान खान साहब, हमारे मोहतरम वज़ीर आज़म साहब, उनकी मैयत में काबीना कुछ अराकीन बैठे हुए हैं। ये देखिए, ये तस्वीर पहले आप देख लीजिए, इसका बैकग्राउंड फिर मैं आपको देता हूँ। तस्वीर में हमारे वज़ीर दिफ़ा के बिल्कुल लेफ़्ट पर, हमारे वज़ीर दिफ़ा के बिल्कुल लेफ़्ट पर एक हस्ती, एक ऐसी नाबग़े रोज़गार हस्ती बैठी है जिसके बारे में अब मैं गुफ्तगू फरमाना ही चाहता हूँ। ज़रा विंडो मारें भाई, दोबारा आ जाए जी। नासिर खान मूसाज़ई साहब, हुजूर वाला, हमारे नाज़रीन को मैंने एक तस्वीर दिखाई जिसमें हमारे मोहतरम वज़ीर आज़म काबीना अराकीन से या गालिबन कोर कमेटी के लोगों से बैठ करके उनसे खिताब फरमा रहे हैं, और उनके एक्सट्रीम लेफ़्ट पे एक हस्ती बैठी है जो अपने आप को वज़ीर दिफ़ा बताती है। उस हस्ती का अपना दिफा कितना कमज़ोर है ये तो बहरहाल आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन उनके बिल्कुल बराबर में एक ऐसी मशहूर ज़माना, मशहूर व मारूफ हस्ती बैठती है कि जो नाबग़े रोज़गार भी है और जो मेरी हिट लिस्ट पे ज़माने से है। उनका नाम है जनाब आमिर द ग्रेट कियानी। अब मैं नज़र कर रहा हूँ आपकी खिदमत में एक न्यूज़ आइटम, वज़ीर आज़म के अहकामात के बावजूद अद्वियात सस्ती ना होने का एतराफ़। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए सेहत की ज़ैली कमेटी के इजलास में हुक्काम का मानना था कि जिन अद्विया साज कंपनियों ने कई गुना कीमतें बढ़ाई, उनमें से 15% ने कीमतों में कमी नहीं की बल्कि उल्टा अदालतों से रुजू कर लिया। गई भैंस पानी में। रमेश लाल, कमेटी के रुकन रमेश लाल ने कहा, लगता है काला धन सफ़ेद करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। सियासतदानों की पकड़ धकड़ की जाती है मगर अपनों पर हाथ नहीं डाला जाता। साबिक सेक्रेटरी वो साबिक वजीर सेहत ने बेड़ा गर्क कर दिया। एक साल में कीमतें इस कदर बढ़ी कि अवाम दवा नहीं खरीद सकते। हुजूर, दवाओं की कीमत में इतना बड़ा तारीखी कांड रचाने के बाद आमिर द ग्रेट कियानी को जगह भी मिली तो मोहतरम वजीर आज़म के उल्टे हाथ पे, और वो भी दूसरी नशिस्त। जेब में उनके मतलब अच्छा खासा नामा है या उनके नामा अमाल की स्याही कोई और वजह है कि जो वजीर आज़म देख नहीं पा रहे हैं? वो जो नवाज शरीफ को भी लटकाना चाह रहे हैं, वो जो जरदारी को भी टांगना चाह रहे हैं, मुझसे रस्सी चाहिए तो मुझसे ले लें, वो दोनों मेरे कुछ नहीं लगते। अगर वाकई इंसाफ के तकाजे पूरा करने से ऐसा होता है तो मेरा सवाल यह है कि आमिर कियानी के गिरबान पे हाथ कौन डालेगा? परवेज खटक साहब भी एशियन डेवलपमेंट बैंक में छठी मरतबा बोल्ड टेलीविजन पे अपने प्रोग्राम में एस्टैब्लिश कर रहा हूं, एशियन डेवलपमेंट बैंक की एक रिपोर्ट उनके हवाले से मौजूद है, उस मशहूर जमाना मेट्रो के हवाले से, जो अब तक बंद करके नहीं दे रही। हुजूर, अपोजिशन को बाद में निपटिएगा, पहले नाक के नीचे जो लोग बैठे हैं उनको तो पूछ लीजिए। आरफीन साहब, जिस तरीके से आपने कियानी साहब के और परवेज खटक साहब की बात की है, मेरे ख्याल में आपको इमरान खान साहब को इस बात का क्रेडिट देना चाहिए कि ये पाकिस्तान का पहला वज़ीर आज़म है कि वो अगर उसमें अपने बंदों में जो डिलीवर नहीं कर सकते हैं या जो कौम के एहतजाज करते हैं एक चीज़ पर, तो वो अपने ओहदे से उनको हटाते हैं। सर, आपको शायद इदराक नहीं है, मगर ये जो 4 विंडो बनी थी ना, इसमें से 3 विंडो में मुस्कुराता हुआ चेहरा आपके जवाब पे। आप लोगों को कह रहे हैं कि ये नेब का काम है, ये अदले का काम है। आप बता दे कि कितना गबन किया उसने ताकि उस पे अदालत जाए और हाथ डाल दे। देखो, ये अभी तक मोहतरमा फिरदौस आशिक आवान साहिबा जब पधारी थी ना इस मनसब जलीला पर, तो उन्होंने आने के बाद आमिर कियानी के खिलाफ एक बयान दाग दिया था जिस पर बड़ी खलबली मच गई थी, और उसके बाद फिर बड़े मामलात हुए थे। आप समझ रहे होंगे मैं क्या नहीं कहना चाह रहा। नैब का काम नवाज शरीफ को पकड़ना भी तो है, यहां क्यों फुदकते हुए सब लोग बीच में आ जाते हैं? नैब का काम जरदारी को पकड़ना भी तो है, यहां आप लोग क्यों आ जाते हैं नवाज शरीफ की फांसी का परवाना लेके? जब बात अपने लोगों पर आई तो आप लगे अपना दामन बचाने। आप लोगों ने हमें क्या समझ रखा है? लेकिन आपने जो भी समझ रखा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सर ने मुझे बता दिया कि मुझे ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, बदस्तूर हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। सिद्दीकुल फारूक साहब, हुजूर वाला, ये अब लॉकडाउन की बातें भी सुनाई देने लगी। अकरम दुर्रानी साहब ने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दाग दी है, उन्होंने फरमाया कि मुल्कगीर जो है शटर डाउन और लॉकडाउन की बातें जो हैं वो अंडर कंसिडरेशन है। हुजूर, ये तो इंतहाई जिसको कहते हैं कि एक्सटेंट तक जाने वाली बात हो गई है। मतलब अगर इज्तिमाई इस्तीफ़े वाली बात आपने की थी तो समझ में आने वाली बात है कि चलो एक जमहूरी आप जदोजहद कर रहे हैं, जलसे जुलूस भी जो है वो जमहूरी कार्रवाइयाँ ही कहलाई जा सकती हैं, लेकिन ये अचानक
इतना शदीद किस्म का एक पोजीशन ले लेना, आपके ख्याल में ये गिरती हुई मईशत मज़ीद इस तरह के एडवेंचर की मुतहम्मिल हो सकती है हुजूर? पहली बात तो ये है नूरुल आरिफीन साहब कि ये तमाम निकात, ये तजावीज़ ज़ेर गौर हैं, अभी फ़ैसला नहीं किया। इमरान खान का आपने कराची बंद करूँगा, कल फ़लाँ बंद करूँगा, परसों फ़लाँ करूँगा और फिर पूरा पाकिस्तान बंद करूँगा। देखिए ना ज़रा, मुझे ना पुलिस रोक सकती है ना फ़ौज। आज पार्लियामेंट भी जाऊँगा और वज़ीर आज़म हाउस भी जाऊँगा और जी चाहता है कि वज़ीर आज़म को गिरेबान से पकड़ कर खींच कर और नीचे फेंक दूँ। ये सारी बातें किसने की थी? उस वक्त नवाज़ शरीफ साहब के साथ, हुकूमत के साथ सारी अपोजिशन थी, अकेला इमरान खान, साथ कुछ मदारिस वाला डॉक्टर ताहिरुल कादरी जो औरतें भी ले आया और बच्चे भी ले आया और यहाँ कब्रें भी खो दी और क्या कुछ ड्रामे नहीं किए, वो सब आपको मालूम है। आज सारी अपोजिशन इकट्ठी है। आवाम की हालत जो है वो आपने बयान कर दी है, कीमतें कहाँ पहुँच गई हैं, लॉ एंड आर्डर की क्या सूरत हाल है, मईशत कितनी तबाह हो चुकी है। ओ भाई, अगर इनकी एक लम्हे के लिए अगर बात मानूँ कि जी मईशत ख़राब थी, भाई अगर आप अच्छे जो है वो मैनेजर थे, आपकी क्रेडिबिलिटी थी और आप कहते थे 200 बंदों की टीम है और तजुर्बा भी मैंने KPK में हासिल किया है, तो जब आए आप तो ख़राबी रुक जानी चाहिए थी और इन 15 महीनों में मईशत को बेहतर हो जाना चाहिए था। लेकिन आप आए तो आपने तो बर्बादी के दरवाजे खोल दिए। इसलिए और फिर एक और बात जो मैं काफ़ी दिनों से कह रहा हूँ, भाई आप तो वो आदमी हैं कि अमेरिका में बैठकर यहाँ एक डान लीक एक अखबार में छपा, एक खबर छपी जिससे 10 गुना ज़्यादा अब अमल हो चुका है। आप अमेरिका में बैठ के कहते हो कि अलकायदा की जो ट्रेनिंग है वो हमारी फ़ौज और एजेंसियों ने की है। यानी जितने अक़वाम मुत्तहिदा के मेंबर मुल्क हैं उन सब के TV स्टेशन, उन सब के अखबारात, उन सब की पार्लियामेंट्स, उन सब के अवाम के सामने ये बात आ गई। आपने तो 8 अरब लोगों में ये बात फैला दी और यहाँ एक ज़रा सी बात थी जिस पे 10 गुना अब अमल हो चुका है उससे ज़्यादा। तो ये सारी बातें, आप तो सिक्योरिटी रिस्क भी हैं, आपसे तो इस मुल्क की जान छुड़ा ही लेनी चाहिए। फिर एक और बात, फिर एक लम्हा नूरुल आरिफीन साहब, फिर आप फॉर्म 45 की पैदावार है, थोड़ा सा मुझे टाइम देंगे आप? फॉर्म 40 और ये जो मेरे दोस्त बोलने लगे हैं, इनको उस दिन भी एक प्रोग्राम में मैंने कहा आपको 70 की गिनती हिसाब किताब ही नहीं आता। ओ भाई 35 साल तो यहाँ 4 आमिर रहे हैं और 35 साल के अलावा भी बहुत कुछ हुआ। सर थोड़ा सा तवक्कुफ की सदा करते हुए, क्योंकि मुझे नासिर खान मूसा ज़ई साहब को भी आपको जमा तफरीक नहीं आती तो आपको और क्या कुछ आएगा? हुकूमत वक्त का ताब तो मोल नहीं ले सकता। थोड़ा सा आपसे ब्रेक लगाने की दरखास्त है। नासिर मूसा ज़ई साहब आप जरा बैठे रहिए, सीट बेल्ट बांधिए जरा, थोड़ा सा मैं आपकी तरफ आता हूँ। पहले जरा PP के पास से हुआ हूँ। चट्टान साहब किसी चट्टान की तरह तने हुए। चट्टान साहब, सर ये मुझे बताइए, ये जो लतीफ़ा नाजरीन से मैं शेयर करना चाह रहा हूँ, मेरे पास 2-3 आर्टिकल्स हैं, मैं इसमें अगर गया तो उलझ के रह जाऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपकी ज़ुबान में और माशाल्लाह आपके इस शीरीं बयानी से मैं मुस्तफ़ीद होते हुए ये एक बड़ा खूबसूरत सवाल आपके लिए लाया हूँ। हुजूर, इमरान खान साहब का तजुर्बा हमारे सामने है। सर शाहिद आफरीदी को अगर मौका दिया जाए तो आपके ख्याल में क्या कुछ डिलीवर करने की तवक्को है? शाहिद आफरीदी कह रहे हैं कि बेरोज़गारी और गुर्बत ख़त्म कर दूंगा। वो मेरे ख्याल में अपने यारों दोस्तों की बात कर रहे हैं, क्या फरमाएंगे हुजूर? देखिए नूरुल आरिफीन साहब, हमारे मुल्क के और भी बहुत सारे बदकिस्मतियाँ हैं, लेकिन हमारे मुल्क की जो सबसे बड़ी बदकिस्मती है वो ये है कि दुनिया में हर इंसान का सियासी तरबियत है। एक इंजीनियर इंजीनियरिंग का काम बहुत एहसन तरीके से कर सकता है जिसका तरबियत हुआ है स्टूडेंट्स लाइफ से एक इंजीनियरिंग का। एक डॉक्टर बहुत अच्छी तरीके से डॉक्टरी का काम कर सकता है। एक सहाफ़ी बहुत एहसन तरीके से काम कर सकता है। हमारा बदकिस्मती क्या है कि यहाँ पे हर दूसरा बंदा सियासतदान बनना चाहता है और हमारे मुल्क की तबाही इस वजह से हुई, हमारी जमहूरी इदारे इस वजह से कमज़ोर हुए कि जो भी डिक्टेटर आया है तो उन्होंने गनीमत समझ के सबसे पहला काम ये किया कि उन्होंने आर्टिफिशियल सियासतदानों की एक फैक्ट्री बनाई और इस आर्टिफिशियल फैक्ट्रियों में सियासतदान बना के उसको सियासत के मैदान में छोड़ दिए। दुनिया में मेरे भाई हर इंसान का मैं शाहिद आफरीदी का बहुत इज्जत करता हूँ, मेरा दुआ सलाम भी है, हमारे पश्तून बिरादरी से भी है, मुल्क के लिए इसके बहुत ज़्यादा खिदमात है,
लेकिन मैं इसको दरख्वास्त करता हूं कि अगर आप अपना काम करेंगे, इसमें मुल्क का भी बेहतरी है, इसमें कौम की भी बेहतरी है, इसमें आपका भी इज्जत होगा। अगर आप अपना काम नहीं करेंगे, दूसरे कामों में आप हाथ डालेंगे, तो जिस तरीके से दूसरे लोग नाकाम हो गए। आप देखें ना, बहुत सारी हुकूमतें आई हैं, आपने कभी इस तरह का देखा है कि कोई हुकूमत इतने जल्दी अनपॉपुलर हो नहीं चुका सर, है? इतनी भी बुरी हुकूमत नहीं है मेरी। आप बिला वजह जो है ना वो नहीं, ऐसा नहीं है, लोग निकल अच्छी आए। हुकूमत है। थोड़ा सा तवक्कुफ रखिएगा, मैं जरा नासिर खान मूसाज़ई साहब से निमट लूँ। नासिर खान मूसाज़ई साहब, सर एक और सवाल आपके लिए लाया हूँ, देखिए कितना प्यारा सवाल है, आपका सारा गुस्सा ऐन गैन कर दूंगा अभी 2 मिनट में। मुफ्ती रफ़ी उस्मानी साहब माशाअल्लाह मुफ्ती आज़म पाकिस्तान फरमाते हैं कि पुरअमन आज़ादी मार्च मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा और पुरअमन मार्च है। उन्होंने फरमाया कि दुआ आज़ादी मार्च के नतायज भी अच्छे हों। अब आगे बढ़ते हैं। वजीर आजम ने 2 दिन में अगर इस्तीफा दे दिया तो सियासत छोड़ दूंगा, यह कहना है हाफिज ताहिर महमूद अशरफी। अब आप मयार देखिए, हाफिज ताहिर अशरफी वो जिन पर नैब के कुछ नैब के कह रहा हूं, जिन पर मनी लॉन्ड्रिंग का एक मामला है। अब मजबूरन मुझे नाम लेना पड़ रहा है क्योंकि पिछली मरतबा इन्होंने इस किस्म का बयान नहीं दागा था और वो भी इमरान खान साहब की हिमायत में, तो इन्होंने एक कदम आगे बढ़ाया, तो अब मुझे भी इजाज़त मिल गई है। ये मुझे बताइएगा हुजूर वाला कि जिसकी गर्दन पहले ही फंसी है और वो आकर के गवाही देने लगे कि नहीं 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 ये बहुत अच्छा आदमी है, उसकी गवाही काबिल कबूल हो सकती है। दूसरा, मुफ्ती रफ़ी उस्मानी का हाफिज ताहिर अशरफी से क्या लेना देना, कोई मेयार ही नहीं है। इससे बेहतर मैं मतलब बहुत सख्त जुमला हो जाएगा, लेकिन राबी पीरजादा मतलब अगर आप समझें उनसे भी एक बयान दिलवाई दें। नीलम मुनीर भी हैं। आरफीन साहब, मैं थोड़ा सा आपके सवाल पे आऊँगा, लेकिन जो सदीकुल फ़ारूक साहब ने 2 बात की, प्लीज़ अगर मैं उस पर थोड़ा सा उनको कमेंट दे दूँ, क्योंकि पिछले भी प्रोग्राम में मैंने उनको जवाब नहीं दिया था। ये एक तो कह रहे हैं कि 70 साल के उनको गिनती नहीं आ रही है। मैं सदीकुल फ़ारूक साहब को याद दिलाना चाहता हूँ कि जो डिक्टेटर ज़ियाउल हक साहब थे, तो आपकी लीडर साहब पंजाब के हुक्मरान उसमें रहे हैं, उनके दौर में भी आप हुक्मरान रहे हैं। ये ना बताए कि आप डिक्टेटरों के दौर में आप हुक्मरान रहे हैं, आप अपने खाते में उसमें डालेंगे। 70 का हिसाब दे दें। दूसरा, उसने ये कहा कि इमरान खान साहब ने अमेरिका में जाके अलकायदा के बारे में 70 साल का ना, हम ये कह रहे हैं कि 70 साल से ये जो कंटेनर पे खड़े लोग हैं ये हुकूमतें कर रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस क्या है? तो ये कह रहे हैं कि 70 साल नहीं, उसमें डिक्टेटर भी रही है। तो मेरा जवाब ये था कि डिक्टेटरों के दौर में ज़ियाउल हक में पंजाब के वज़ीर आला उनका लीडर था, जो आज उनका लीडर था वो पंजाब का वज़ीर आला था उस टाइम डिक्टेटर के दौर में। और वज़ीर आज़म हुक्मरान होते हैं ना, ये मुझे थोड़ा सा उसमें बता दे। अलकायदा का उसने अलकायदा का बात की, नहीं, अलकायदा से मेरा क्या फायदा सर? मुद्दे पे आए, अलकायदा का तेल लेने, मतलब छोड़े, अलकायदा के बारे में बात नहीं करें। अब सारा टाइम आप अलकायदा को दे देंगे तो फिर मैं इमरान खान साहब पे इल्जाम लगाया है सर, वो क्लियर हो गया ना, मतलब कोई एफआईआर थोड़ी कटवा दी थी आपने, क्लियर कर दिया। इमरान खान साहब पे ये इल्जाम लगाया कि दुनिया के सामने अपने आप को बदनाम कर रहे हैं। तो मैं उनको थोड़ा सा ये बता दूं कि सोवियत यूनियन की सोवियत यूनियन चले गए, जो अमेरिका और अफगानिस्तान पेशावर वापस आइए, तो उसमें अलकायदा को कौन सपोर्ट कर रहा है? सर क्या फायदा? सर को सपोर्ट करेंगे, कहा था मैं पेशावर में दफ्तर देने के लिए तैयार। सर अपने सवाल पे रहिए सर, मैंने जो सवाल पूछा उस पे आइए, मतलब अब समझ जाएं आप क्या पूछ रहा हूं मैं, जवाब दीजिए। अच्छा, दूसरा ये है कि आरफीन साहब देखो, सिर्फ मजहब जो है ये न सिर्फ फजल रहमान के ठेका है और न किसी के, अल्लाह के फजल से हम सारे मुसलमान हैं। इमरान खान है, पीटीआई है, सारे हम मुसलमान हैं, हम उनसे ज्यादा मुसलमान हैं। ये बात नहीं कि ताहिर साहब ने एक बात की है और उनके मौलाना ने की तो वो उसके मौलाना को हम मनवान समझेंगे, और किसी दूसरे मौलाना ने की तो वो मौलाना के खिलाफ मुसलमान है। थोड़ी सी इस्तदा सर जी, तहरीक इंसाफ नहीं, नूर अली खान साहब, हम इनसे सिर्फ ये पूछते हैं कि हम मानते हैं आप बिल्कुल मुसलमान हैं, यहाँ पे हर आलिम को, और मुसलमान से ज्यादा आप लोग कैसे मुसलमान हैं? ने पूरे कौन सा पैमाना है जो आप लोग इस पे ज्यादा कम? फजल रहमान जैसे आलिम ने
फजल रहमान जैसे आलिम की वजह से जो हमारे पाकिस्तान की जो बदनामी हो रही है, जो इस्लाम की बदनामी हो रही है, अभी जो हमने बड़ी मुश्किल से हम तालिबानाइजेशन और टप्पे से और दाग को धोए हैं, ये फिर बैन ऑर्गेनाइजेशन के झंडों को और उनके फ्लैग को और उनके बैनर को अपने लाए हैं। ये इंडिया को एक्सप्लॉइट करेगा हमारे खिलाफ। ये तो पाकिस्तान की इस्तेकाम और सलामती के खिलाफ ये जा रहे हैं। दुनिया इंडिया को इंतहाई मशहूर नून लीग और पीपल्स पार्टी ने मेरी इतनी मेहनत से मैं घेर के लाया था और मेरा एक चंक मरवा दिया। मैं आप दोनों को सलामी तहसीन पेश करता हूं और बहरहाल पीटीआई ने वो जवाब नहीं दिया। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं। मैं तमाम मौजूद मेहमानों से इस्तदा करता हूं कि अब जरा थोड़ा सा नहीं, जब मैं देखो मैं सर थोड़ा सा सर मैं भी घर वालों को क्या हूं टीवी देखने के लिए, जरा थोड़ा सा तवक्कुफ फरमाइएगा। ये आर्टिकल है कुछ और ये मैंने नहीं लिखे, अल्लाह की कसम खा करके कह रहा हूँ। ये ज़रा लूप में अगर आप चला भी दें तो मेरे मौजूद मेहमान भी देख लेंगे, सुन लेंगे। एक है जनाब तकबीर मुसलसल कंटेनर से कंटेनर तक, ये खान साहब के बारे में क्या फरमा रहे हैं। एन इसी वक्त गिलगित में खान साहब भी खिताब फरमा रहे थे। उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान के बारे में जिस लबुलजे में कलाम किया, उसके बाद इस मार्च की कामयाबी के इम्कानात में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है। अगर वो नरगिसियत का शिकार न होते तो भी ये निज़ाम बच सकता था। उस सूरत में उन्हें मालूम होता कि वो अवतार या आसमान से उतरी हुई कोई मखलूक नहीं बल्कि इखलाकी सतह पर आम आदमी जैसे ही हैं। अगर इमरान खान साहब जमहूरी इक़दार से वाकिफ़ होते तो भी ये निज़ाम चल जाता। खान साहब ने चाहा कि सियासी मुखालफीन को न सिर्फ अजियत पहुँचाएँ बल्कि उन्हें सफ़े हस्ती से मिटा ही डालें। उनका असलूब हुक्मरानी जारहाना है। वो आज भी ख्वाहिश करते हैं कि उनके पास चीन जैसी रियासती ताकत हो जिसको चाहें लटका दें। इमरान खान साहब अपोजिशन रहनुमा और हुक्मरान का फ़र्क एक साल में भी न जान सके। वो आज भी खुद को तहरीक इंसाफ का नुमाइंदा समझते हैं, पाकिस्तानी अवाम का नहीं। मौलाना फजलुर रहमान मुसलसल इमरान खान और उनकी जमात की तजलील का निशाना बने। उन्हें मुख्तलिफ अलकाबात से पुकारा गया और बार बार उनकी इज्जत नफ्स को मजरूह किया गया। समझना होगा कि अगर आप शीशे के घर में बैठ कर दूसरों पर पत्थर फेंकेंगे तो फिर वही रद्दअमल होगा जो हो रहा है। दूसरा आर्टिकल मुख्तसर इक़्तिबास अयाज अमीर साहब लिखते हैं, कुछ बातें तो वाज़ेह होने लगी में कि इमरान खान का तजुर्बा इस बिना पर किया गया था कि पुराना गिरदाब टूटेगा और नई सियासत जन्म लेगी। मगर अब हालत यहाँ तक पहुँच चुकी है कि इमरान खान का चेहरा टीवी स्क्रीन पर नज़र आता है तो लोग सलावातें कहने लग पड़ते हैं। मैं अल्लाह को एक बार फिर हाजिर व नाज़िर जान के कहता हूँ कि ये मैंने नहीं लिखवाया आर्टिकल। आखिरी मौलाना का असल एजेंडा हामिद मीर साहब फरमाते हैं, मौलाना कहते थे कि कोई मेरे साथ आए ना आए मैं इस्लामाबाद आऊँगा और इमरान खान को रुलाऊंगा। आप इनसे इख्तलाफ कर सकते हैं लेकिन उनका असल एजेंडा इमरान खान को रुलाना है और इस सोच को शिकस्त देना है जो सियासतदानों को कौमी मफाद के नाम पर इस्तेमाल करके रद्दी की टोकरी या जेल में फेंक देती है। क्योंकि इन सियासतदानों ने आइन पामाल करने वाले जनरल परवेज़ मुशर्रफ के ट्रायल की गुस्ताखी की थी। अगर इस सोच ने अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली तो फिर मौलाना मुज़ाकरात पर आमादा हो जाएंगे, लेकिन ये मुज़ाकरात इमरान खान के बगैर होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि आने वाला वक्त परवरदिगार आलम पाकिस्तान, पाकिस्तानियों, हमारी हुक्मरान जमात हम सब के लिए बेहतरीन हो। परवरदिगार अल्लाह ना करे कि इमरान खान साहब या सरकार किसी इंतहाई इक़दाम पर आमादा हो। अल्लाह ना करे कि मौलाना फजलुर रहमान कोई ऐसा कदम उठा लेंगे जिसके बाद रियासत के पास एक्ट करने या रिएक्ट करने के अलावा कोई राह ना निकल पाए। अल्लाह ताला से अमान के लिए, हम सब के लिए अमान की दरख्वास्त के साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त अब खत्म हुआ। नूरुल आरफीन सिद्दीकी और हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।